बेटा जैसा कि तुम प्लस टू क्लास में हो गए हो, तो प्लस टू क्लास में फिजिक्स का जो सिलेबस है वो प्लस वन से बिल्कुल डिफरेंट सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पर हम बेसिकली जो बात करेंगे तीन सेक्शंस में डिवाइड करते हैं प्लस टू के सिलेबस को। एक तो चार्ज से रिलेटेड सेक्शन, जिसमें चार्ज रेस्ट में भी होता है और चार्ज मोशन में भी होता है, वो दोनों बातें पढ़ेंगे। एक सेक्शन पढ़ेंगे हम ऑप्टिक्स का, एक सेक्शन पढ़ेंगे हम एटम्स एंड न्यूक्लियाइज का, और लास्ट में जो हम पढ़ते हैं वो है हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम प्लस टू के सिलेबस को डिवाइड करने की बात करें, फिजिक्स का जो सिलेबस है बेटा प्लस टू क्लास का, ठीक है, ये हमारा कितने सेक्शंस में कितने पार्ट में पढ़ा जाएगा वो देखो। पहला हमारा पार्ट है बेटा जिसको मैं 1 से लेकर 5 यूनिट्स, यानी कि पहली जो 5 यूनिट्स हैं उनका एक सेक्शन बना लेता हूं और उसको एक कॉमन नाम, एक साझा नाम दे देता हूं। उसका नाम होगा बेटा इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, यानी कि 1 से 5 तक की जो यूनिट है हम उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे। फिर हम दूसरे सेक्शन में छठी यूनिट पढ़ेंगे। छठी यूनिट होगी बेटा ऑप्टिक्स, ठीक है। सातवीं यूनिट होगी, तीसरा जो होगा ये एक यूनिट के हिसाब से है। सातवीं जो यूनिट होगी वो क्या बताएगी, इस ऑप्टिक्स का यानी कि जो लाइट वेव्स हैं उसका ड्यूअल नेचर बताएगी। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस और मैटर का ड्यूअल नेचर बताती है। जो चौथा पोर्शन है बेटा इसका, उसमें हम जो एक यूनिट पढ़ेंगे, एक यूनिट हमें क्या बताएगी, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, कि हमें पता है कि इस संसार में जो भी पदार्थ है, मैटर है, वो किससे मिलकर बना है, एटम से। और हमें ये भी पढ़ना है कि ये जो एटम है ये खुद किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियाई से, न्यूक्लियस से मिलकर बना है। और न्यूक्लियस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स बोला जाएगा, तो उनके बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। और लास्ट जो है पांचवा जो सेक्शन है बेटा वो होगी हमारी 9th यूनिट। 9th यूनिट में हम डिवाइस पढ़ेंगे जिसका होगा सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। तो सबसे पहला जो मेरा काम था तुम्हें ये बताना था कि हम प्लस टू क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं। बात समझ में आई? प्लस टू क्लास का सब पूरा सिलेबस है बेटा वो इन यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। पहली जो 5 यूनिट है उसमें हम जो भी पढ़ेंगे वो चार्ज से रिलेटेड होगा, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो पहली 5 यूनिट्स में वो होगा। जब हम चार्ज के रेस्ट और मोशन से जुड़ी घटनाओं को अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा 5वीं यूनिट में कि इस चार्ज के कंटिन्यूअस मोशन से वेव्स पैदा होती हैं। उन वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलेंगे। जब हमें यह भी पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरी की पूरी स्पेक्ट्रम जब स्टडी कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो लाइट है, प्रकाश जो है, वो एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। फिर हम उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमें प्रकाश के रूप में मिलती है उससे जुड़ी घटनाओं को स्पेसिफाइड करेंगे, स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे। वो पूरी इस यूनिट में आ जाएगा ऑप्टिक्स में। फिर हम उस प्रकाश के
उस लाइट वेव के नेचर को स्टडी करेंगे। कुछ घटनाओं में हम पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे, कुछ घटनाओं में हमें वेव नेचर पढ़ेंगे। तो पार्टिकल और वेव दोनों नेचर जब हम पढ़ लेते हैं ऑप्टिक्स में, तो हमें पता चल जाता है कि जो लाइट है वो ड्यूअल नेचर की है। ठीक है, उसके बाद हम ये भी पता करेंगे कि लाइट की तरह, सिमिलर टू लाइट, मैटर आल्सो हैव ड्यूअल नेचर। मतलब जो छोटे छोटे मटेरियल पार्टिकल्स हैं, कोई भी मटेरियल पार्टिकल्स हो, वो भी ड्यूअल नेचर शो करते हैं। ये भी अच्छे से पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि हमारा जो मैटर है वो कंपोज्ड है, बना हुआ है एटम से, न्यूक्लियाई से, ठीक है, न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं पार्टिकल जिनको बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स, तो वो भी हम पढ़ेंगे। और लास्ट यूनिट जो होती है हमारी, एक यूनिट और है बेटा, 10 यूनिट थी, इस बार सिलेबस घटा के 9 यूनिट कर दी गई थी। तो लास्ट यूनिट तो जो है हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। आज के दिन जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो तुम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है किसके ऊपर? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के ऊपर बेस्ड है। तो ये हमारी सिलेबस का ब्रीफ रिव्यू था। अब हम अपने कंटेंट को स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 आपको समझनी है, जो कि इसी का पार्ट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो सभी बच्चों के दिमाग में एक तो बात ये आ जानी चाहिए कि हम अब 2 महीने तक, कम से कम बेटा 2 महीने लगेंगे, तो अगले 2 महीने तक हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पढ़ रहे हैं। सभी बच्चे ये मान के चलें कि हम 2 महीने तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो देखो बेटा, हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसको कैटेगराइज करेंगे बाद में। पहले हम 1 से 5 यूनिट तक का जो सिलेबस है उसको देखो। क्या नाम दिया था मैंने? उसको मैंने नाम दिया था इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। यानी कि यहां पर 2 शब्द हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो कंप्लीट है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों की बात करेंगे यहां पर। तो सबसे पहला यूनिट नंबर 1 की अगर हम बात करें, बता देता हूं मैं, जो हम अब 2 महीने तक जो पढ़ने जा रहे हैं उसको एक बार समझो कि हम क्या पढ़ेंगे, अपना माइंड सेट बनाओ। उसको फिर एक एक चीज हम बारीकी से करते जाएंगे, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगी कि मैं कहां से चला था और कहां पे खत्म करूंगा। पहली यूनिट में मैं तुम्हें केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो? तो पहली यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि पहली बात तो याद रखना बेटा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चार्ज से जुड़ा हुआ है। यानी कि इसमें सारा खेल किसका? चार्ज का। अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज रेस्ट में भी हो सकता है और ये चार्ज मोशन में भी हो सकता है। तो 2 स्थितियां हैं चार्ज की, रेस्ट वाली स्थिति और मोशन वाली स्थिति। तो जो पहली यूनिट है बेटा, उसमें हम इस चार्ज की केवल और केवल रेस्ट वाली स्थिति तथा उससे जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि हम चार्ज एट रेस्ट एंड द फिनोमिना रिलेटेड टू द चार्ज एट रेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ना है समझ में आ गया तुम्हें? यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? रिलेटेड टू चार्ज एट रेस्ट। बेटा जितनी भी घटनाएं चार्ज के रेस्ट में होने से हो सकती हैं वो सब पढ़ेंगे। एग्जांपल के आधार पर फोर्स का कांसेप्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स,
फील्ड का कंसेप्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो तीन ये जो घटनाएं हैं, फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल। किसी भी चार्ज की वजह से क्या फोर्स हो सकता है, समझो, किसी भी चार्ज की वजह से क्या फील्ड हो सकती है, और किसी भी चार्ज की क्या पोटेंशियल हो सकती है उसकी पोजीशन की वजह से, तो वो भी हम पढ़ेंगे इस पूरे के पूरी यूनिट के अंदर। अब बात करते हैं, जब हम अच्छे से सीख जाएंगे, क्या सीख जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अच्छे से जब सीख जाएंगे, रेस्ट की घटनाओं को जब हम अच्छे से सीख जाएंगे, तब हम चार्ज को मूव करवाएंगे। समझ रहे हो? नेक्स्ट यूनिट में हम चार्ज का मोशन स्टडी करेंगे, ठीक है? तो जब चार्ज मूव करता है, जो दूसरी यूनिट बताएगी बेटा, वो चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन। तो जब चार्ज मूव करता है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो बेटा वहां पर करंट का कंसेप्ट आ जाता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए जो सेकंड यूनिट है उसका नाम रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, चार्ज इन मोशन। बेटा जब चार्ज मोशन में होता है ना, तो मोशन में होगा तो दो प्रकार की घटनाएं दिखाता है, ये दो प्रकार के फिनोमिना को शो करता है। एक तो फिनोमिना होता है बेटा इलेक्ट्रिक फिनोमिना, ठीक है, और दूसरा होता है मैग्नेटिक। यानी कि याद रखना, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फिनोमिना शो करता है, लेकिन जब चार्ज मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रकार की घटनाओं को शो करता है। तो दूसरी घटना में हम इलेक्ट्रिक फिनोमिना स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फिनोमिना में आएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर होगा? तो हम दूसरी यूनिट में इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को। थर्ड यूनिट में चार्ज इन मोशन का मैग्नेटिक फिनोमिना पढ़ेंगे। तो थर्ड यूनिट में क्या पढ़ोगे, समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक फिनोमिना में क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, मैग्नेटिक पोटेंशियल भी आती है। तो ये घटनाएं हम इसमें पढ़ेंगे जब चार्ज मोशन में होता है, तो उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक पोटेंशियल भी पढ़ेंगे, ठीक है? अब चौथी जो यूनिट है बेटा, ये तीसरी यूनिट का काम है, ये जो वर्क है, दिस वर्क फॉर यूनिट 3। थर्ड यूनिट में हम ये पढ़ेंगे। चौथी यूनिट में हम क्या करेंगे, चौथी यूनिट में बेटा हम ये समझेंगे, देखो थर्ड यूनिट में तो ये समझेंगे कि जब इलेक्ट्रिक, ध्यान से सुनो बेटा, जब इलेक्ट्रिक करंट होता है तो उस कंडक्टर के चारों तरफ जो भी घटनाएं होंगी मैग्नेटिक, वो फिर हम ये पढ़ेंगे आगे जाके कि जो करंट होता है उसके प्रकार क्या हैं और उसको सर्किट में कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो जो फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट में हम एसी के बारे में पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट जो घरों में आ रहा है, घरों में जो बिजली आ रही है वो अल्टरनेटिंग करंट है। और जब किसी डिवाइस में से करंट पास होता है तो उस पर किस प्रकार से फोर्स लगता है, टॉर्क जनरेट होता है, या हम ये कहें कि when the current is allowed to pass through any coil then what happens। मेन बात यही है बेटा, दिमाग में डाल देना कि हम चौथी यूनिट में ये पढ़ेंगे, जब किसी कॉइल में से करंट पास किया जाता है तो क्या घटना होती है, वो सारी चौथी यूनिट का पार्ट रहेगा। और हम सीरीज और पैरेलल, एलसीआर, याद रखना फिर से, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में केवल 5 कंपोनेंट हैं, रजिस्टर आर, इंडक्टर एल, कैपेसिटर सी। तो एलसीआर, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, आर, ठीक है, सी और एल। और 2 कंपोनेंट हैं डायोड, ट्रांजिस्टर। डायोड ट्रांजिस्टर 9th यूनिट में आएंगे, फिलहाल हमारा काम है 3, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। इन तीनों बातों के बारे में जानना और इनके कॉम्बिनेशंस को स्टडी करना,
ये हमारा जो सिलेबस रहेगा वो हमारा सिलेबस होगा चौथी यूनिट का। और पांचवी यूनिट जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लास्ट पार्ट होगा वो हमें बताएगी किस प्रकार से चारों यूनिट मिलकर, सुनो ध्यान से, पांचवी यूनिट हमें ये बताएगी किस प्रकार से चारों यूनिट मिलकर वेव जनरेट करती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंसेप्ट दोनों रिकंबाइन होंगे। कंबाइन होने के बाद वो एक वेव पैदा करेंगे जिस वेव का नाम हम लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसका पूरा स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे। सन से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम क्या होगा, तो पूरे स्पेक्ट्रम को हम स्टडी करेंगे। ये 5 यूनिट्स का काम है। मैंने तुम्हें एक बार सिलेबस बताया है, ऑलमोस्ट 5 यूनिट का मतलब क्या बेटा, आधा सिलेबस, कम से कम 2.5 महीने, 2 से 2.5 महीने हमारे 5 यूनिट में लगने वाले हैं। अगर तुम रोज काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, तो 2.5 महीने में हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, और यदि नहीं करोगे तो बेटा लंबा काम चलेगा ये। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से किसी भी पेपर में, नीट में, आईआईटी में, ठीक है, कम से कम बेटा जो फिजिक्स का 60% सिलेबस जो +2 में से आता है उसका आधा यानी कि 30% सिलेबस, फिजिक्स का 30% सिलेबस इन 5 यूनिट्स में से आ जाता है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, इसीलिए पूरे ध्यान से करना पड़ेगा आपको। अब मैं टू द पॉइंट आता हूं। टू द पॉइंट का मतलब हम यूनिट नंबर 1 पर आते हैं। देखो अच्छा बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। अभी है ना, जब सर्दियां थी तो मैंने एक घटना ऑब्जर्व की। पहले तो थोड़ा सा इस बात को मुझे बताना कि कहां से आई ये घटना। जब ये सर्दियां थी तो मैंने एक घटना ऑब्जर्व की, जो हम ब्लैंकेट, कंबल या रजाई ओढ़ते हैं, तो बेटा क्या होता है, जब हम रजाई को ओढ़ते हैं और इधर उधर करवटें बदलते हैं, और करवटें बदलकर जब सुबह उठते हैं, और उठते ही, ध्यान से सुनो, जब हम सारी रात सोकर रजाई ओढ़कर सुबह उठते हैं और उठकर जब किसी लोहे के हैंडल को, दरवाजे को छूते हैं, तो हमें शॉक लगता है, करंट लगता है। क्या तुमने भी ये घटना देखी है कभी? कभी किसी बच्चे ने महसूस की है ये घटना? कभी तुम क्या 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 वुलन 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 की चादर ओढ़कर सो गए हो, और जब तुम उठे, जैसे ही तुमने किसी मेटल को छुआ तो तुम्हारे हाथ में करंट लगा, तुम्हें शॉक लगा। क्या कभी ऐसा हुआ तुम्हारे साथ? इसी प्रकार से बेटा तुमने एक घटना और देखी होगी। तुम सर्दियों में अपने वुलन के जब कपड़े उतारते हो तो उसमें स्पार्क होता है, ये भी देखा होगा ना, स्पार्किंग। ये घटना भी सभी बच्चों ने देखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये घटनाएं तुमने अपनी डेली लाइफ में देखी हैं। बिजली का चमकना सभी बच्चों ने देखा है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। क्या तुमने कभी ये सोचा कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? पता है किसी को? क्या बात बेटा? हाँ, देखो, जो भी घटनाएं मैंने बोली हैं, चाहे हमें शॉक लगना हो, चाहे स्पार्किंग की घटना हो, ठीक है, चाहे लाइटनिंग की घटना हो, इन तीनों घटनाओं के पीछे एक कारण है। पहले तो इन तीनों घटनाओं, तीनों के तीनों जो फिनोमिना है, उस फिनोमिना के पीछे जो प्रिंसिपल काम करता है, प्रिंसिपल है बेटा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, जब भी तुम उठते हो, जब भी तुम्हें उठते हो सोकर, या तुम गाड़ी की सीट से
रगड़ खा के जब उठते हो और गाड़ी के हैंडल को पकड़ते हो तो तुम्हें शौक लगता है। तो ऐसी घटना, जब ये जितनी भी मैंने तुम्हें घटनाएं बताई हैं, चाहे गाड़ी के दरवाजे को छूना हो, या फिर किसी मेटल को रात को जब सो के उठते हो वुलन कपड़ों के साथ तब छूना हो, ये जो शौक लगने की घटनाएं हैं बेटा, उनके पीछे एक घटना हो रही है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है, जब तुम सो रहे थे, जब तुम्हारे शरीर के साथ वो जो कपड़ा है, वुलन का जो कपड़ा है, वो घर्षण कर रहा था, रगड़ खा रहा था, तो उससे क्या हो रहा था बेटा, उस कपड़े पर और तुम्हारी बॉडी पर चार्ज पैदा हो रहा था। समझ रहे हो ये बात? तो घर्षण की वजह से, पहली बात तो इन सारी घटनाओं में ध्यान से देखना, जब हम गाड़ी की सीट से उतरते हैं तो हमारी जो पैंट है वो सीट के साथ रबिंग होती है। इसी प्रकार से जब हम सो रहे होते हैं तो वुलन के साथ रबिंग होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब हम कपड़े उतारते हैं तो वो जो कपड़े हमने पहन रखे हैं वो पूरी बॉडी के साथ रब करते हैं। तो हमने पहली बात तो ये सीखी कि मैंने जितनी भी घटनाएं बताई हैं उन सब में रबिंग हो रही है, ठीक है। और उस रबिंग की वजह से तुम्हारी बॉडी पर क्या पैदा हो रहा है, चार्ज पैदा हो रहा है। पहले ध्यान रखना बेटा कि घटना क्या हो रही है, रबिंग की, और उससे तुम्हारी बॉडी पर आ रहा है चार्ज। और उस बॉडी को जब तुम किसी मेटल के साथ, क्योंकि मेटल एक कंडक्टर है, या ग्राउंड के साथ टच करते हो तो क्या हो जाता है, उस बॉडी से ये जो चार्ज है वो निकल जाता है। इस घटना को डिस्चार्ज बोलते हैं। अब डिस्चार्ज समझ में आया बेटा, क्या होता है डिस्चार्ज? डिस्चार्ज समझ में आया क्या? अब क्योंकि किसका डिस्चार्ज हुआ बेटा, आमतौर पर अब हम जब आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इलेक्ट्रॉन है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं। कौन जाता बेटा? एटम जो होता है, एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं बंद, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं। तो जो चार्ज पैदा हुआ रबिंग से, उसका मुख्य कारण कौन था? इलेक्ट्रॉन्स। और जब चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब छूने से गया तो चार्जिंग का भी कारण इलेक्ट्रॉन्स है और डिस्चार्जिंग का कारण भी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसलिए इस घटना को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहा जाता है। क्या तुम्हें समझ में आ गई ये बात? दूसरी बात, जो घटना रबिंग से होती है, जिस घटना में रबिंग हो रही हो, रबिंग जब हम करते हैं दो चीजों की तो वहां पे फ्रिक्शन होता है। क्या पैदा होता है बेटा? फ्रिक्शन। तो इसलिए ये जो चार्ज पैदा हो रहा है ये फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया। देखो इसका रबिंग से जो चार्ज पैदा हुआ, पहली बात तो ये जो चार्ज है वो किसी बॉडी पर स्थिर रहता है, इसीलिए इसका नाम है स्टैटिक चार्ज। ऐसा चार्ज बेटा स्टैटिक चार्ज, रुका हुआ चार्ज, ठीक है। दूसरी बात, ये जो चार्ज है वो रबिंग की वजह से हुआ है, और जब रबिंग होती है तो फ्रिक्शन होता है, इसलिए इसका नाम है फ्रिक्शनल चार्ज। पहला नाम है स्टैटिक चार्ज, बॉडी की सरफेस पर होता है। दूसरा रबिंग की वजह से हो रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया फ्रिक्शनल चार्ज, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से, अब क्या कह रहा हूं मैं, इफ ए बॉडी गेट्स चार्ज ड्यू टू रबिंग then it is known as frictional electricity. Frictional electricity किसे कहते हैं? When the body gets electrified due to rubbing, ठीक है। तो जब कोई बॉडी रबिंग की वजह से इलेक्ट्रिफाइड हो जाती है तो उस घटना को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई? आगे बेटा, स्टैटिक क्यों बोला? क्योंकि because this charge reside रहता है on the surface of the body, इसीलिए इसको स्टैटिक चार्ज भी बोला जाता है। तो पहली यूनिट में जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इट इज द
branch of physics which deals with the study of क्या क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज फिर से सुन लो बेटा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा मीनिंग समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ेंगे। किसकी वजह से? स्टैटिक चार्ज की वजह से जो पैदा होती है। ठीक है, यानी कि जितनी भी घटनाएं स्टैटिक चार्ज की वजह से होगी वो सब हम पढ़ेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, अब इस चार्ज के बारे में सबसे पहली जानकारी का जो श्रेय जाता है, सबसे पहली जानकारी किसने दी थी? थेल्स ऑफ मिलिटस ने 600 बीसी पूर्व। ठीक है, थेल्स ऑफ मिलिटस ने क्या किया था? आज से 600 बीसी पूर्व क्या दिया था? एक ऐसा सब्सटेंस खोजा था जिसका नाम उसने रखा अंबर। अंबर इज ए काइंड ऑफ सब्सटेंस which has the property of attracting small pieces, ठीक है, of paper, ठीक है, या डस्ट पार्टिकल, इनको अट्रैक्ट करने की उसके अंदर प्रॉपर्टी दी। फिर से सुन लो कि थेल्स ऑफ मिलिटस ने एक ऐसा सब्सटेंस खोजा जिसको उसने नाम दिया अंबर, which has the property of attracting small pieces of paper, sand, etc. ठीक है, उसके बाद जो अनेक साइंटिस्ट हुए हैं जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, जैसे कि लॉर्ड केल्विन, इन बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके ऊपर काम किया और ये बताया कि जो चार्ज होते हैं, ठीक है, वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। मैं तुम्हें वो एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, तुम भी कर सकते हो। क्वेश्चन जो राइट होता है ना, यहां पर हमारे सामने क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता बेटा, सबसे पहले तो देखो, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो टुकड़े हो जाएंगे। इसका मतलब जो तुम पढ़ोगे उसका मतलब होगा वो सारी घटनाएं चार्ज एट रेस्ट की वजह से होंगी। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात अब निकल कर आती है, क्योंकि सारी घटनाएं चार्ज की वजह से होंगी तो तुम्हें ये पता होना चाहिए व्हाट इज चार्ज। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है, ये क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। तो ये क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? जब सब्सटेंसेस को आपस में रब किया गया, रब करने से कहां से हो गई वो बॉडी चार्ज, कैसे हो गई वो बॉडी चार्ज? तो उसका जवाब पता चला कि हर सब्सटेंस के इंटरनल भाग में, यानी कि सब्सटेंस किससे मिलकर बना? एटम से। यानी कि हर सब्सटेंस के एटम्स में जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उन पार्टिकल्स के ट्रांसफर होने से चार्ज पैदा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर। यानी कि जो चार्ज का कांसेप्ट है वो किससे निकल कर आया? इलेक्ट्रॉन से। चार्ज का कांसेप्ट जुड़ा हुआ बेटा इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो चार्ज का सारा जो रिजल्ट है, जो भी घटनाएं हैं वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये चार्ज होता क्या है, इसकी वजह से इसका एग्जिस्टेंस कैसे पता लगेगा, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द चार्ज। तो चार्ज क्या है बेटा? चार्ज इज द इनहेरेंट property of a body by virtue of which it experiences force
ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सन। बेटा ध्यान से समझो, साइंटिस्टों को जब पता चला कि किसी भी पदार्थ के अंदर एक ऐसा गुण पाया जाता है जिस गुण की वजह से वो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है और साथ ही साथ रिपेल भी हो सकता है, तो उन्होंने देखा कि कौन सा गुण है। उन्होंने सोचा कि भाई मास की वजह से वैसा हो सकता है। तो फिर साइंटिस्टों ने पाया कि मास की वजह से तो केवल और केवल अट्रैक्शन होती है, कभी भी रिपल्शन नहीं होती। तो कोई ये नई प्रॉपर्टी है, नया गुण है जिसकी वजह से अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन भी होती है। और ये गुण किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉनों की वजह से आता है। तो इसीलिए इसको नाम दे दिया गया चार्ज। यानी कि चार्ज किसी पदार्थ में, बॉडी में पाए जाने वाला वह गुण है जिस गुण की वजह से वो बॉडी या तो अट्रैक्ट होती है दूसरी बॉडी की तरफ या रिपेल होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चार्ज क्या होता है? चार्ज को मेजर किया जाता है कूलाम में। चार्ज को मेजर किस में किया जाता है बेटा? कूलाम में। ठीक है, और चार्ज के बारे में ये बाद में पता चला, प्रयोग करने के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग किया, लॉर्ड केल्विन ने प्रयोग किए, ठीक है, तो ड्यूफे ने प्रयोग किए, तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने प्रयोग किए। तो उन्हें ये पता चला कि चार्ज के दो प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार का चार्ज होता है? तो आज मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, आज का जो हमारा टॉपिक ये रहेगा कि टाइप ऑफ चार्जेस। वैसे तो अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, दो प्रकार के चार्ज होते हैं, ये बात किसने बताई थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताना तुमने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बताया था कि दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। बट उससे पहले उसने कुछ प्रयोग किए थे। कैसे प्रयोग किए बेटा? उसने क्या किया, एक ग्लास रोड ली, ठीक है, ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क, एक सिल्क रोड ले ली। तो देखो, मान लिया ग्लास रोड ले लिए, उसने उसको सिल्क का जो कपड़ा था उसके साथ जो घटना करवाई रबिंग की, और मैंने तुम्हें बताया था रबिंग की वजह से इन दोनों के ऊपर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इन दोनों पर चार्ज आ जाएगा। और एक्चुअली में क्या हुआ बेटा, रबिंग की वजह से इन दोनों में से एक ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और दूसरे ने उन इलेक्ट्रॉनों को ले लिया। ठीक है, तो क्या पाया गया बेटा, ग्लास रोड पर एक पर्टिकुलर चार्ज आ गया। अभी हमें ये नहीं पता कि बेटा चार्ज आ गया, बस मुझे पता है कि रबिंग की वजह से ये भी चार्ज होगी और ये भी क्या हो गया, चार्ज होगी, दोनों चार्ज होगी। फिर इसी प्रकार से एब्नॉइड रोड ले ली और एक ले लिया बेटा फल, बिल्ली की खाद ले सकते हैं। तो इसमें भी क्या हुआ बेटा, एक एब्नॉइड रोड ले ली और इस प्रकार से यहां पर हमने फल ले लिया, इनको भी रब किया गया। फिर से क्या पाया बेटा, ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया। ये तुम्हें सबको पता लग गया होगा अब कि जब रबिंग करेंगे तो रबिंग करने से चार्ज हो जाती है बॉडी। ठीक है, फिर क्या किया गया कि चार्ज तो ये हो गए थे, अब इनको एक दूसरे के पास लेके आया गया। जब हम ग्लास रोड को, यानी कि जब एक ग्लास रोड एक एब्नॉइड रोड के पास, ये ग्लास रोड है, ये एब्नॉइड रोड है, जब ये इसके पास आई तो ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि वही बात आ गई कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक बॉडी दूसरी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होती है। जब ग्लास रोड के पास, ये भी ग्लास रोड है, जब रखा गया तो उनमें रिपल्सन हो गया। एब्नॉइड रोड के पास रखा गया तो उनमें भी क्या हो गया बेटा, रिपल्सन। तो इन घटनाओं को देखो, क्या पाया तुमने?
तुमने क्या सीखा यहाँ से दो बातें सीखी। एक तो ये सीखा कि जब भी किसी बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब करोगे तो वो बॉडी चार्ज हो जाएगी, ये बात सीखी ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी बात ये सीखी कि जब इन चार्ज बॉडी को आपस में एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वो अट्रैक्ट करेगी और रिपेल करेगी, या तो वो अट्रैक्ट करेगी या वो रिपेल करेगी। अब अट्रैक्ट कौन करेगा, रिपेल कौन करेगा, वो सुन लो। जब एक जैसी, देखो ग्लास के साथ ग्लास, एर्नोइड के साथ एर्नोइड, तो जब ग्लास के साथ ग्लास या एर्नोइड के साथ एर्नोइड, मतलब एक जैसी रोड्स को पास में लाया जाता है तो रिपल्सन होता है। और जब एक जैसी का मतलब लाइट रोड्स, इसका मतलब बेटा जब लाइट चार्ज, व्हेन लाइट चार्जेस कम क्लोज, जब लाइट चार्जेस नजदीक आते हैं तो घटना होती है रिपल्सन की। और जब ग्लास रोड को एर्नोइड रोड के साथ लेकर आया गया तो क्या होता है बेटा, अनलाइक चार्जेस कम क्लोज, तो घटना होती है बेटा अट्रैक्शन की। या इसका उल्टा समझो, उल्टा कैसे बेटा, जब अट्रैक्शन हुआ तो जो दोनों रोड्स थी वो अलग अलग चार्ज की थी, यानी कि यहां से हमें ये भी समझ में आया अट्रैक्शन की घटना हमें ये शो करती है कि दोनों बॉडीज पर अलग अलग चार्ज है, और रिपल्सन की घटना हमें बताती है कि दोनों बॉडीज पर एक जैसा चार्ज है। तो जितनी भी ग्लास रोड हैं सबको रबिंग करने से उन पर एक जैसा चार्ज आएगा, जितनी भी एर्नोइड रोड हैं सबको रब करने से उन पर एक जैसा चार्ज आएगा, जितने भी सिल्क के कपड़े हैं उन पर एक जैसा आएगा, और फर के ऊपर एक जैसा आएगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी चेंज करोगे, प्रॉपर्टी चेंज करने का मतलब अगर इनको आपस में रब करोगे तब बेटा प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जब ग्लास रोड को सिल्क के साथ रगड़ोगे तो ग्लास रोड पर एक चार्ज आएगा। फ्रैंकलिन ने ये बताया था कि ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है। तो तुम्हें अब ये पता लगना चाहिए कि ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो सिल्क पर क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज पर है तो इसका अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होती है बेटा, अट्रैक्ट होती है। तो इसलिए सिल्क पर निकल कर आया नेगेटिव। इसी प्रकार से एर्नोइड रोड पर नेगेटिव, फर पर निकल के आया पॉजिटिव। अब देखो मैंने क्या कहा, ग्लास रोड को फर के पास लेके जाओगे तो रिपल्सन होगी, ग्लास रोड को सिल्क के पास लेके जाओगे तो अट्रैक्शन होगी, ग्लास रोड को एर्नोइड रोड के पास लेके जाओगे तो अट्रैक्शन होगी, और इन दोनों को आपस में लेके आओगे तो रिपल्सन होगी। तो यहां से कंक्लूजन निकला, तीन बातें निकल कर आई, वो तुम्हें समझनी है। पहली बात तो क्या निकल कर आई बेटा कि अट्रैक्शन और रिपल्सन दो प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो दो प्रकार के ही चार्ज हैं। पहली जो बात निकल कर आई, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। पहला कौन सा, पॉजिटिव, विट्रियस बोला जाता है जिसको, दूसरा नेगेटिव, ठीक है, जिसको रिजाइनस बोला जाता है, रिजाइनस, ठीक है। तो दो प्रकार के चार्ज होते हैं बेटा, एक तो विट्रियस पॉजिटिव चार्ज और एक रिजाइनस नेगेटिव चार्ज। रिजाइनस को अंबर भी बोला जाता है बेटा, तो सबसे पहले खोजा गया था अंबर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या निकल कर आई, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी है बेटा चार्ज की, अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, दो मेन प्रॉपर्टी निकल कर आई। तीसरी बात, अगर किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास ले जाओ, सुनो ध्यान से, मान लिया ये चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है,
तो अगर इस चार्ज बॉडी को इस अनचार्ज बॉडी के पास लेकर जाओगे तो हमेशा चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। क्या करती है बेटा? चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। तो तीसरी बात क्या थी? चार्ज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी। ये बात भी तुम्हें याद रखनी है बेटा। कभी भी ये बात हो कि एक बॉडी चार्ज है दूसरी अनचार्ज है तो चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करेगी। ये प्रॉपर्टी है किसकी? चार्ज की। ये बात भी समझ में आ गई? ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कुछ निकल के आई इस एक्सपेरिमेंट से। इस पर एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद हमें एक और बात समझ में आती है कि जब जब रबिंग की जाती है तो बॉडी के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो जब हमने इस बात की तह में जाकर देखा, इस बात को समझने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि ऐसा इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने से होता है। समझ रहे हैं बात? कि जब आपस में बॉडी को रब किया जाता है तो उससे क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो यहां पर एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है बेटा? क्वेश्चन बनता है ओरिजिन ऑफ चार्ज। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ चार्ज? तो तुम्हें क्या याद रखना है? ओरिजिन ऑफ चार्ज है एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा तो बॉडी पर चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? बॉडी पर चार्ज आ जाएगा। ठीक है। और जब चार्ज आ जाएगा, ठीक है, तो अब वो बॉडी पर कौन सा चार्ज है? देखो चार्ज आ गया, ये बात पता चल गई। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सा चार्ज आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है, सभी बच्चों को पता है, छोटी क्लास में बता दिया गया था। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की जो खोज थी वो जे थॉमसन ने की थी। ठीक है। तो ये बात यहां से क्लियर होगी कि बॉडी के चार्ज होने का कारण क्या है। अब दूसरी बात ये है, द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन, जो बॉडी इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगी, एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। अगर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो इसका मतलब वहां पर पॉजिटिव चार्ज बच गया, नेगेटिव निकल गया है। तो जिस बॉडी पर से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरी बात क्या निकल कर आई? द बॉडी विच gains electron acquire negative charge। इतनी बात समझ में आई बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं। तो यहां तक हमने सीख लिया। आज मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने तुम्हें क्या समझाया बेटा? मैंने तुम्हें ये सिखाया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। हमारी 10-15 मिनट शुरू की जो थी वो इस काम में लग गई कि हमने पूरा सिलेबस में करना क्या है। अब हमें पता चल चुका है हमने क्या करना है बेटा। अब जो जो पढ़ाया जाए, जिस स्पीड से पढ़ाया जाए, जिस तरीके से पढ़ाया जाए, उसी स्पीड से उसी तरीके से तुमने अपनी तैयारी करनी है। सभी बच्चों को कॉपी बनानी है बेटा। आज मैं थोड़ा काम करवा रहा हूं। आज मैंने तुम्हें व्हाट इज चार्ज, how the charge generated and what are the properties of a charged body, ये मैंने आपको बताई हैं। इससे आगे कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। यहीं तक मैं आज काम करवा रहा हूं बेटा, ये कंप्लीट करो। बेटा किसी बच्चे को और कुछ पूछना है? कुछ समझ में ना आया हो तो? रौनक, ज्ञानविंदर, सविता, रितु,
और बाकी कहां गए? पहली बात तो बोर्ड पे साफ दिखाई दे रहा था, आवाज समझ में आ रही थी, चार्ज के बारे में पता चल गया। अभी किसी बच्चे को कोई डाउट हो बेटा तो वो पूछ सकता है मेरे से, क्योंकि थ्योरी क्लियर होगी तो साथ साथ न्यूमेरिकल होंगे तुम्हारे, इसीलिए कोई डाउट नहीं रहना चाहिए चार्ज के बारे में। कल जो टॉपिक होगा उसमें न्यूमेरिकल भी आएगा, आज न्यूमेरिकल का टॉपिक नहीं करवाया मैंने। ये कर लोगे? क्या बोल रहे हो बेटा? लाइटनिंग ऑफ क्लाउड्स जो होती है ना, वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से होती है। और ये जब चैप्टर कंप्लीट होएगा ना, इस चैप्टर के कंप्लीट होने पर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बहुत सारी, कम से कम 4-5 एप्लीकेशन बताऊंगा कि जो एरोप्लेन्स हैं उसके टायर्स को कंडक्टिंग क्यों बनाया जाता है, जो गाड़ियां हैं आजकल उनके टायर्स में लोहा मतलब कंडक्टिंग टायर, सेमी कंडक्टिंग टायर्स क्यों बनाए जाते हैं, जो जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं पेट्रोल डीजल के, उनके पीछे बेल क्यों लटकती रहती है। ये सारी घटनाएं मैं तुम्हें बताऊंगा किस कारण से होती हैं, इसका रीजन भी बताऊंगा। अभी सिर्फ तुम्हें एक बार चार्ज के बारे में समझना है। जैसे जैसे चैप्टर पूरा होगा बेटा, ये बहुत सारे जो घटनाएं स्टैटिक चार्ज की वजह से होती हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा, जिसमें एक थंडरिंग जो है, जो ये लाइटनिंग ऑफ लाइटनिंग है ना, स्ट्रॉम के टाइम में बादलों में जो लाइटनिंग ऑफ क्लाउड्स है वो क्यों होती है वो भी बताया जाएगा। और इस लाइटनिंग से, इस बिजली से बचा कैसे जा सकता है वो भी बताया जाएगा। बताओ और कुछ? अच्छा कॉपी बना लेना बेटा एक। सविता, सविता, रितु, बेटा क्लास में सारी लड़कियों को बोलो क्लास लगाने की। हाँ तो फिर फायदा नहीं होएगा ना, मैं सिलेबस आगे निकाल दूंगा, फिर आगे चला जाएगा, फिर तुमको दिक्कत आएगी स्टार्टिंग से ही। अब +2 क्लास में माइंड सेट बना के ये मत सोचो कि भाई कोरोना चल रहा है तो सबके पेपर नहीं हो रहे, हमारे 1 साल बाद क्या पता तुम्हारे हो जाएं। ठीक है, तो कल की क्लास, मैडम मैडम तो बेटा यहाँ वो घर पे देखता हूँ, घर पे लेंगी क्या नहीं लेंगी अभी तो पता नहीं। ठीक है, मैं बता दूंगा कि कोई भी क्लास लगेगी उसकी इंफॉर्मेशन पहले डाल दी जाएगी। ओके ओके।